बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊंगी लेक्चर नंबर 5 हिस्ट्री क्लास 8। बेटा इसमें आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का आज जो हमने डिस्कस करना है वो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपको पता है जैसे कि लास्ट लेक्चर था, पहले हमने ये बताया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर हमने बताया डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बेटा हम लोगों ने ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिशर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रिप्लेस हुई, उसके जगह ब्रिटिश रूल आया। मतलब जो अब इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया। अब उसके बाद मैंने सैयद वहाँ के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने इंडियंस को वहाँ की पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किस तरह से हिस्सा दिलवाया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था वो एजुकेशन रिफॉर्म्स थी जो ब्रिटिशर की तरफ से यहाँ के लोगों के इंडियंस के लिए थी। उसमें दो नेम मोस्ट प्रोमिनेंट नेम है, लॉर्ड मैकॉले एंड चार्ल्स वुड। उनके जिस तरह के प्रपोजल उन्होंने पेश किए थे वो दो प्रपोजल जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। हमारा जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 उसमें। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 5 इसमें हम इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पढ़ेंगे। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि ब्रिटिशर ने रिफॉर्म्स तो यहाँ पे बहुत किए हैं, कुछ जो हैं वो यहाँ हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुई, कुछ जो हैं वो हमारे लिए उनका डेफिनेटली जो इंडियंस थे उनके लिए नुकसान का साबित हुआ। जो पॉजिटिव हमारे लिए साबित हुई तो वो भी जो रिफॉर्म्स बनाई गई, बजाय तो ब्रिटिशर ये कह रहे थे कि हम ये जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं ये हम यहाँ के इंडियंस लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेटे अब वो रिफॉर्म्स इंडियंस के लिए नहीं थी। वो तमाम रिफॉर्म्स ब्रिटिशर अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, ब्रिटिशर अपने आप को फैसिलिटेट, अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो रिफॉर्म्स वहाँ पे कर रहे थे। और मतलब फिर वो जब अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे थे तो वो डेफिनेटली यहाँ के नेटिव लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा था। वो किस तरह की रिफॉर्म्स थी वो मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ। सबसे पहले तो कुछ जो रिफॉर्म्स हुई हैं इकोनॉमिकल, आज हम डिस्कस करें इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिकल पॉलिसी में कुछ तो रिफॉर्म्स ऐसी हुई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस, जो इंडियंस थे। मैं बार बार हमारे लिए इसलिए कहती हूँ कि मतलब पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान इज़ द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, मतलब जो यहाँ के नेटिव थे, उनके लिए कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ जो थी वो सही साबित हुई, कुछ उनके लिए बहुत लॉस। इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ टैक्स। उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि यहाँ इंडियन जो मतलब सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट के जो नेटिव थे उनके 75% लोग जो थे वो डिपेंड करते थे ऑन एग्रीकल्चर। बेटा एग्रीकल्चर पे वो 75% लोग डिपेंड करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर के जिन लैंड ओनर्स थे, जो वहाँ पे जो फार्मर्स थे, उनकी लैंड के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस लगा दिए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। और फिर कॉटन को क्या कर दिया, जो वहाँ से मैक्सिमम जो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी वो कॉटन और सिल्क वगैरह की, तो कॉटन पे उन्होंने क्या कर दिया और वहाँ की जो इनकी हैंडमेड चीज़ें थी और यहाँ की जो प्रोडक्शंस थी उन तमाम की जो प्राइसेस थी वो रिड्यूस कर दी। अब इस बात को ज़रा गौर से सुनिया गया, लैंड के ऊपर और जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दे इंडियंस के लिए, और जो उनकी प्रोडक्शन होनी थी उस प्रोडक्शन की प्राइस रिड्यूस कर दी। अब मैं आपको बात समझा रही हूँ, लैंड के ऊपर और जो भी प्रोडक्शन थी, ठीक है, अब इस बात को जरा नोट करिएगा, इस पे टैक्स इंक्रीज कर दिया गया और प्राइस रिड्यूस कर दी गई। अब टैक्स इंक्रीज किया और प्राइस रिड्यूस की तो उससे क्या हुआ, अब फार्मर के लिए मुश्किल हो गया कि वो इतना टैक्स भी पे कर रहा है। मतलब आपको पता है जो भी कल्टीवेशन में जो प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है
वो तमाम के तमाम प्रोसेस से गुजरो, फिर उसका टैक्स भी इतना पे करो, और जब टैक्स पे करके मार्केट में आप जाओ, इंडस्ट्री में अपना आप जो भी प्रोडक्शन, जो अपना रॉ मटेरियल लेके जाओ, तो उस रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत ज़्यादा लो मिल रही है। तो उससे जो फार्मर था वो डे बाय डे उसकी हालत इम्प्रूव होने के बजाय ख़राब हुए जा रही थी, वो गुर्बत की तरफ जा रहा था, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एसिड ही नहीं था, उसके पास एसिड्स जो हैं वो कम से कम होते गए। ब्रिटिशर यहाँ हमारे लिए बेहतरी करने के बजाय हमारे लिए बेहतर रिफॉर्म करने के लिए हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुए। अब मैं इधर एक बात करूँगी, अब ये मैं बताऊँगी कि ये क्यों किया, कि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, लैंड और प्रोडक्शन का टैक्स बढ़ा दिया, ऊपर से प्राइस रिड्यूस कर दी। अब जब टैक्स बढ़ता है तो उसके ये होना चाहिए था कंपैरिजन के प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रिड्यूस की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो इंडियंस गुड्स थी, इंडियंस गुड्स मतलब इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीज़ें थी, उसकी जब प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली लोग उसको परचेज कम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्राइस में तो लोग चीज़ें नहीं करेंगे, और जब लोगों की परचेज कम होगी तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब जो उनकी प्रोडक्शन हुई है वो जब लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर उनको तो उसमें से कुछ भी नहीं कैपिटल मिलेगा, तो वो तो जो उनके लिए नुकसान के वो होगा। तो लोगों की अट्रैक्शन जो है इंडियन गुड की तरफ कम होने लगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनकी प्राइसेस आगे जब मार्केट में जाके दी जा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो इस वजह से लोगों की जो है अट्रैक्शन ख़त्म हुई। अब वो लोगों की अट्रैक्शन क्यों इंडियन गुड्स से ख़त्म करना चाहते थे? वो इसलिए ख़त्म करना चाहते थे कि ब्रिटिश बरतानिया है वहाँ से तजारत करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ इंडिया लाई जाएं और यहाँ के लोगों को यहाँ की बनी हुई चीज़ों से सस्ती चीज़ें बेचें। तो डेफिनेटली जब एक जगह पे चीज़ महंगी होगी, एक सस्ती, तो मैं अट्रैक्शन हम सस्ती चीज़ ही परचेज़ करेंगे, जो आम बंदा होगा वो सस्ती चीज़ ही परचेज़ करेगा। तो लोगों को अपनी चीज़ें, जो ब्रिटिशर की जो बनाई हुई चीज़ें थी, वो बेसिकली यहाँ इंडिया में प्रमोट करनी थी और वहाँ के लोग अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसको बेहतर करना था और इंडिया की इकोनॉमी जो थी उसको ख़राब करना था। ये बेसिकली उनका मकसद था और उसको उन्होंने हर तरह से ख़राब किया है। मतलब यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ की जो हैंडमेड चीज़ें थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यहाँ की जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीज़ें थी उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम कर दी। तो इस तरह से यहाँ के यहाँ पे उन्होंने कॉटन वगैरह इस तरह की चीज़ें प्राइसेस कम कर दी। तो ज़ाहिर है जब प्राइसेस कम करते थे तो वो खुद वहाँ पे जाके ट्रेड करते थे, तो उससे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते थे। सेकंड, उन्होंने एक और काम किया, फ्री ट्रेड। यहाँ पे मैं बात करूँगी फ्री ट्रेड का। मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्री ट्रेड वाज इनकरेज। अब फ्री ट्रेड क्या था? एक और बात, ब्रिटिशर बेटा पहले जो थे कमर्शियल कैपिटलिज्म करते थे। कमर्शियल कैपिटलिज्म क्या होता है बेटा? कमर्शियल कैपिटलिज्म, अब मैं आपको बताऊं कमर्शियल कैपिटलिज्म कब से कब तक करते रहे। तकरीबन कमर्शियल कैपिटलिज्म जो है वो कब से कब तक करते रहे? कमर्शियल कैपिटलिज्म का टाइम पीरियड इनका रहा है 1600 से 1800 या 1857 तक। उसमें ये लोग क्या करते थे कि जब तक अपने स्टेट में चीज़ लेके जाते थे तब तक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुका होता था और उस टैक्स के बाद ये अब ये चाहते थे कि ये डायरेक्ट जो ट्रेड करना चाहते थे। उन्होंने देखा जैसे वास्को डी गामा आया, उसने अपनी शिप्स लेके आया, यहाँ से वो चीज़ें लेके गया। जब उसने डायरेक्ट वहाँ पे जाके ट्रेड की, उसको कोई टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ा, तो उसने उससे बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमाया। अब इंडियंस को वो चीज़ समझ आ गई थी, उन्होंने भी यही काम करना शुरू कर दिया। वो डायरेक्ट ट्रेड को वो करना चाहिए कि टैक्स के बगैर वो वहाँ पे चीज़ें लेके जाए। तो उन्होंने फ्री ट्रेड, मतलब कि हर तरह का टैक्स ट्रेड के ऊपर से ख़त्म करके वहाँ पे चीज़ें लेके या यहाँ पे चीज़ें लेके आते थे कि किसी किस्म का इनको जो है टैक्स पे ना करना पड़े। और इकोनॉमिकली ये जो है, ये जिस चीज़ से पहले मतलब जो चीज़ 100 की लेके जाते थे तो 40% उस पर टैक्स होता था, तो वो 60 का उनको बेनिफिट होता था। अब जब उन्होंने हर तरह से अपना टैक्स ख़त्म कर दिया
तो वो जो 100 की चीज़ लेके जाएंगे तो वो उसको जो है उसमें उनको 40% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो अब 60% के बजाय उनको 100% उसमें से मुनाफा जो है वो होना है। तो ये इस तरह से इनकी कमर्शियल ट्रेड थी। उसके अलावा इकोनॉमिकल रिफॉर्म में जो एक उन्होंने एक सिस्टम किया था, प्रॉपर सिस्टम ऑफ रेलवे एंड रोड वर इस्टेब्लिश। उन्होंने यहाँ पे रोड्स और रेलवे लाइन जो है वो बिछाई। वो बेसिकली अब उन्होंने बजाय तो ये कहा कि यहाँ के इंडियंस के लिए ये हमने रोड्स और रेलवे लाइन बिछाई है और ये बनाई है, ऐसा नहीं था। जो ब्रिटिशर थे वो तकरीबन पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को मतलब उस पर अपना जो है कंट्रोल करना चाहते थे। अब प्रॉपर रोड रेलवे सिस्टम यहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती थी यहाँ पे तमाम जगहों से रेवेन्यू कलेक्ट करने में। वो यहाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट से रेवेन्यू, पूरे सब कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड, मतलब यहाँ छोटे से छोटे विलेज पे भी वो अपनी ब्रिटिशर जो चीज़ें थे वो पहुँचाना चाहते थे कि हर जगह पे ब्रिटिशर की चीज़ें जो हैं वो पहुँचे। जितनी ब्रिटिशर की गुड्स यहाँ पे आनी थी इतना ज़्यादा ब्रिटिशर को फ़ायदा पहुँचना था। तो अब हर इलाके में किस तरह से जा सकता था ब्रिटिशर का सामान, उसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की, उन्होंने रोड्स बनाना शुरू कर दी और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दी। उससे ये होता था कि छोटे से छोटे शहर के साथ भी जो है वो ब्रिटिशर का लिंक हो जाता था और ब्रिटिशर जो है हर एरिया में, हर इलाके के साथ जो है वो क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे और इस तरह से उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। तो उन्होंने बेसिकली ब्रिटिशर ने ये जो रेलवे लाइन और रोड यहाँ पे बनाई थी वो भी अपनी बेनिफिशरीज के लिए ही बनाई थी, अपने आप को फ़ायदा देने के लिए ही बनाई थी। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने कहा कि यहाँ के नेटिव लोगों के लिए, लेकिन नो डाउट उन रेलवे लाइन्स का, उन रोड्स का यहाँ के नेटिव पीपल को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद है द गवर्नमेंट इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। अब एक और बात थी, मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं लास्ट लेक्चर वो था, तो लॉर्ड मैकॉले को जब मैं पढ़ा रही थी तो लॉर्ड मैकॉले को पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को ये कहा था कि वो कह रहा था कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वो करे क्यों, और एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश में करने के लिए एक वजह ये भी थी कि ब्रिटिशर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो वो ये चाहते थे कि हम यहाँ के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन दे के कुछ बर्डन जो है उसको ओवरकम करके कुछ जिम्मेदारियां जो सिविल सर्विसेज वगैरह, जॉब्स वगैरह की जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ के इंडियंस लोगों को जो इन जॉब्स के मतलब काबिल हों उन लोगों को हम ये जॉब्स दे के उनको सिविल सर्विसेज में प्रमोट किया जाए और वो हेल्प करें। तो ये जो सिविल सर्विस उसने कहा है ना यहाँ पे कि गवर्नमेंट इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज, कि उन्होंने सिविल सर्विसेज के सिस्टम को इम्प्रूव किया, तो उनके ब्रिटिशर की हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिविल सर्विसेज सिस्टम को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी था, मेरिट बेस्ड लोगों को लाना बहुत ज़रूरी था, तभी उनकी हुकूमत जो थी वो स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। तो ये भी बेसिकली उन्होंने अपनी बेनिफिशरी के लिए, अपने आप को फ़ायदा देने के लिए ही कहा, लेकिन इसका भी इनडायरेक्टली नेटिव लोगों को जो है यहाँ के रहने वाले लोगों को फ़ायदा हो गया। आगे है द गवर्नमेंट ओके A law of ownership properties was introduced, free trade was encouraged and the import duty। उन्होंने एक और सिस्टम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया, वो है दीवानी राइट्स। ठीक है, जब इनको दीवानी राइट्स खैर ये ब्रिटिशर ने नहीं किया था, दीवानी राइट्स उन्होंने मुग़ल एम्परर से लिए थे, जिसमें उनको ये राइट दिया गया था कि वो यहाँ के लोगों से जो है वो रेवेन्यू वगैरह जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस तरह से इन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो कर लिया था। आगे है द ब्रिटिश फॉलो द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, they adopted such economic policy under the subcontinent become a main source of raw material for British industry। वो ये चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ब्रिटिश की बनी हुई तमाम चीज़ें यहाँ पे आएँ और यहाँ के लोग इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि ब्रिटिशर की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। उसके अलावा दे यूज टू परचेज कॉटन ऑन लोअर प्राइसेस। उसके रिटर्न में उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ की कॉटन होती थी वो सस्ती जो है, लैंड पे टैक्स लगा दिया लेकिन कॉटन सस्ती खरीदना शुरू कर दी, जिससे जो फार्मर है वो गरीब से गरीब तर होता गया। फ्रॉम इंडिया एंड द इम्पोर्टेड आइटम वर सोल्ड ऑन हाई प्राइसेस टू द नेटिव। और
जो इम्पोर्टेड आइटम थे, जो वहाँ से आइटम लाए जाते थे, वो यहाँ के लोगों को जो है हाई प्राइसेस में दिए जाते थे। दे वर एक्सपोर्टिंग रिचनेस टू ब्रिटेन, वो ये चाहते थे कि बरतानिया को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करें, कि बरतानिया की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर से बेहतर करें, एंड वर इम्पोर्टिंग पॉवर्टी टू इंडिया, और इंडिया को गुर्बत में लाए, जो कि अभी तक 75 ईयर्स गुजरने के बाद भी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाल आप लोगों के सामने है। पॉवर्टी लेवल ना सिर्फ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान गुर्बत का शिकार है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी है, भारत भी इसी लपेटे में है, भारत की भी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, बांग्लादेश की भी इकोनॉमिकल कंडीशन कोई बेहतर नहीं है। और इस इकोनॉमिकल कंडीशन का इतना बुरा आने की मेन जो वजह है वो ब्रिटिशर का ही है, कि ब्रिटिशर ने यहाँ से तमाम चीज़ें जो है वो अपने मुल्क में सस्ते दामों लेके गए, और वहाँ की चीज़ें जो हैं हाई प्राइसेस में यहाँ पे छोड़ के चले गए, जो कि अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ी। द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर बीइंग डिस्ट्रॉय एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिगन टू इंक्रीज डे बाय डे। अब जो यहाँ की इंडस्ट्री थी, जो चीज़ें बनाती होती थी, वो उनकी वक़्त आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर ने यहाँ पे ख़त्म करवा दी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उन्होंने इतने ह्यूज टैक्सेस लगा दिए कि लोग इंडस्ट्रीज़ को चला नहीं पाए। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ पे ख़त्म होती गई डे बाय डे, और ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई, लोगों को तो चीज़ें ज़रूरत थी, अब लोगों को चीज़ें जब ज़रूरत हो गई तो ब्रिटिशर ने वो चीज़ें अपने ममालिक से ला के अपने जो भी उन्होंने प्राइजेस उनके लिए लगाई उसके लोगों को देना शुरू कर दी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, ब्रिटिश गवर्नमेंट बजाय तो ये कह रही थी कि हम यहाँ के नेटिव लोगों के लिए इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ बना रहे थे, लेकिन वो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय यहाँ की प्रॉब्लम्स को जो है वो बढ़ाते गए। बिगन टू इंट्रोड्यूस हार्श लॉ फॉर सुप्रेसिंग द पब्लिक ओपिनियन विच काज फेयर रिएक्शन अमंग द नेटिव, इवन द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द लॉ डिस्क्रिमिनेटिंग द लोकल पीपल। अच्छा, जब उन्होंने लोकल पीपल को इतना बुरी तरह से बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया, यहाँ के जो इंडियंस हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया, यहाँ के एग्रीकल्चर को बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया, और बज़ाहिर ये कह रहे थे कि हम वहाँ पे रोड्स बना रहे हैं, हम वहाँ पे रेलवे लाइंस बना रहे हैं, हम वहाँ के लोगों को सिविल सर्विसेज, वहाँ की सिविल सर्विसेज इम्प्रूव कर रहे हैं, बज़ाहिर तो वो ये दिखा रहे थे, लेकिन जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसमें तो वो तमाम चीज़ें डिस्कस होती थी, तो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन ही जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो गए, मतलब अपोजिशन जो उनके अपोजिशन वेस्ट की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो बाकी पार्टीज़ होती थी वो इसके ख़िलाफ़ बोलती थी, वो कहती थी कि ये वहाँ के लोकल पीपल लोकल जो नेटिव लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं इंडियंस के, मतलब मुस्लिम हुए या हिंदू हुए या सिख हुए या दूसरी कम्युनिटीज़ हुई, इन तमाम कम्युनिटीज़ के साथ ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है, तो इसको स्टॉप होना चाहिए। वहाँ के जो लोग थे वो खुद ही उनको इन चीज़ों से रोक रहे थे। इससे रिलेटेड आपका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट अ नोट ऑन द कॉलोनियल इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसी। आप नोट्स के पेज नंबर 4 पे चले जाएं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट had taken the following step to improve their economic policy. 1. The British introduced new system of taxes, measurement of weight, and introduced new currency. उन्होंने यहाँ पे न्यू टैक्सेस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मैंने क्या बताया आपको किस तरह का टैक्स सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब अपने जो भी चीज़ें थी अपनी जो वो खुद ट्रेड करते थे, तो उन्होंने ट्रेड से क्या किया, हर किस्म का टैक्स ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ के नेटिव लोग इंडस्ट्रीज जिन्होंने लगाई हुई थी या जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे उनके ऊपर क्या कर दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। तो यहाँ के नेटिव लोगों के पर्सपेक्टिव से टैक्सेस बढ़ा दिए और अपने पर्सपेक्टिव से टैक्सेस बिल्कुल ख़त्म कर दिए। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी ज़्यादती, वेट एंड मेजरमेंट के उन्होंने चीज़ें वो की। उसके अलावा न्यू करेंसी जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रेलवे एंड रोड वाज एस्टैब्लिश, डेवलप कैनाल सिस्टम, ये नहरी निज़ाम जो है ये भी ब्रिटिशर के सिस्टम टाइम पे ही बना। एंड कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस ओवर कैनाल, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ें जो ये कॉटन है हम लेके अपने मुल्क में जाएं, और यहाँ से तो वो सस्ते दामों लेके जाते थे, लेकिन अपने मुल्क में जाके जो है इसकी हाई प्राइसेस लेते थे, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, इसलिए उनको यहाँ के लिए कैनाल सिस्टम जो है वो बनानी पड़ी। ठीक है। अ लॉ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज वाज इंट्रोड्यूस, फ्री ट्रेड वाज इनकरेज एंड द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन क्लॉथ वाज रिड्यूस। और जो वो क्लॉथ्स वगैरह, जाहिर सी बात है कॉटन यहाँ से लेके जाते थे, कपड़ा यहाँ से लेके जाते थे, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म के जो टैक्सेस थे वो ख़त्म कर दिए। मैंने आपको बता दिया टैक्स सिस्टम। द गवर्नमेंट इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट follow the colonial economical policy. They adopted such economical policy under which the subcontinent become a main source of raw material for British rule. अच्छा, इसमें हमारे MCQs तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 9 to 11 तो हमारे हो गए। ठीक है, राइट टू स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, डायरी वर्क नोट कर लें आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये बेटा आप लोगों ने जो है वो याद करके लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आप नीट कॉपी पर भी लिख लीजिएगा। आपके 2 क्वेश्चन लिख लेने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी नीट कॉपी पे होना चाहिए, जबकि बाकी जो काम है वो आप लोगों ने रफ कॉपी पे लिख के याद करना है। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।